हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डीके स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3। ठीक है, उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उस पर आपको पोस्टर वोस्टर और कोट्स और मतलब क्लास 12 से रिलेवेंट बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी और आप वहाँ से जुड़े भी रहेंगे हमारे साथ। ठीक है, तो और अगर आप चाहें तो क्या नाम है उसे फॉलो कर सकते हैं, और जो लिंक है इंस्टाग्राम का पेज का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो अब हम जो है इस चैप्टर में हिस्ट्री का जो ये चैप्टर 3 है, इसमें हम चैप्टर 3 के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जाति, बंधुत्व तथा वर्ग, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो इसमें जो हम महाभारत का सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो जो मतलब अब हम इसमें महाभारत के बारे में पढ़ेंगे, महाभारत से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, और जो वहाँ पर जो चंडाल होते हैं कि वो कौन होते हैं, या फिर क्या नाम है वहाँ पर पितृवंशिकता व्यवस्था क्या है इस चैप्टर में, वर्ण व्यवस्था क्या है, मातृवंशिकता व्यवस्था क्या है, स्त्री का गोत्र क्या है, कैसे होना चाहिए, कैसे निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो जो इसकी हम शुरुआत करते हैं महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण से, जो कि पहला टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत हम इसी से करेंगे, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण से। तो समालोचनात्मक का मतलब ये होता है, समालोचना का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से देखना, उसका विश्लेषण करना, या फिर उसकी समीक्षा करना, या फिर उस गुण दोष को परखना। ठीक है, तो मतलब अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो या देख रहे हो तो उसके बारे में आपको अच्छी तरह से उसे देखना या फिर समझ लेना, या फिर उसके बारे में अच्छे से विश्लेषण कर लेना। ठीक है, तो मतलब उसके बारे में जितनी हो अच्छे से आपको जानकारी ले लेना। तो ये होता है समालोचना का मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर हम पढ़ें तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है वो कैसे तैयार हुआ। तो वी एस सुक्तांकर जो है वो एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने क्या करा, 1919 में अनेक कवियों के साथ मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करा। विभिन्न विभिन्न उन्होंने क्या करा, देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों से जो है वो लिपियां लिखी गई, अलग अलग हिस्सों में लिखी गई। फिर उन्होंने जो महाभारत की जो संस्कृत की पांडुलिपियां थी उनको इकट्ठा किया। अब पांडुलिपियों का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, ये हस्तलिखित किताबें होती हैं, यानी कि हाथ से लिखी हुई किताबें होती हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन पांडुलिपियों को इकट्ठा करा और फिर सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना की। मतलब कि जो जितने भी श्लोक हैं वो पांडुलिपियों में पाए जा रहे हैं, उन सब श्लोकों की तुलना करके और उन श्लोकों का जो है चयन किया जो सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। सिर्फ उन श्लोकों को निकाल लिया जो हर किसी पांडुलिपि में पाए जा रहे थे। ठीक है, जो कि कॉमन आ रहे थे हर क्या नाम है पांडुलिपि में, उन श्लोकों का इन्होंने चयन कर लिया। फिर ये क्या हुआ, ये प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में किया गया। तो यानी कि कुल कितने पृष्ठों का में प्रकाशन हुआ या पब्लिशन हुआ, पब्लिश हुई, तो ये हुई 13,000 पृष्ठों में। कितने, 13,000 पृष्ठों में। तो इस परियोजना को पूरा होने में 47 वर्ष का समय लगा। कितना, 47 ईयर्स, 47 वर्ष का समय लग गया इसको पूरा होने में। तो अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया, पाली, प्राकृत और तमिल में अनुवाद किया गया। इससे जो है इसमें अनेक पृथक्करण जोड़े गए। ठीक है, इसमें अनेक पृथक्करण जोड़े गए, जिससे क्या हुआ, इसकी संख्या 10,000 से बढ़कर क्या हुआ, 1,00,000 से भी पार चली गई। यानी कि 10,000 से बढ़कर जो श्लोकों की संख्या थी वो 1,00,000 से भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो वी एस सुंगसांकर ने 1919 में तैयार किया समालोचनात्मक संस्करण। अनेक विद्वानों के साथ मिलकर विभिन्न विभिन्न हिस्सों से लिपियां लिखी गई, उन लिपियों को इकट्ठा किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप याद कीजिए। ठीक है, तो इकट्ठा किया, फिर उनकी तुलना करी, जो भी श्लोक सभी पांडुलिपियों में कॉमन थे उनको अलग किया और 13,000 पृष्ठों में इनका प्रकाशन कर लिया गया। इस परियोजना को पूरा होने में 47 वर्ष का समय लगा। ठीक है, फिर इसका अनुवाद हुआ अलग अलग भाषाओं में। तो इसमें जो पृथक्करण जोड़े गए उनकी संख्या जो थी वो 10,000 थी, और 10,000 से बढ़कर 1,00,000 कर दी गई श्लोकों की संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं बंधुत्वता और विवाह के नियम। ठीक, बंधुता एवं विवाह के बारे में अनेक नियम और व्यवहार की भिन्नताएं। ठीक है, तो बंधुता का मतलब होता है कुल या जाति। ठीक है, कुल या जाति जो होती है बंधुता होते हैं, और विवाह
और विवाह के जो नियम थे वो क्या थे? बंधुता जाति और विवाह के नियम, ठीक है। और अनेक नियम और व्यवहार की जो थी वो भिन्नताएं थी। परिवारों के बारे में जानकारी, ठीक है। तो अब ये जो है ये हेडिंग ही है, परिवारों के बारे में जानकारी। तो परिवार कैसे होते थे, उनके बारे में जानकारी, कि किस तरीके के परिवार होते थे। तो अब हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो परिवारों के लोग जो थे वो एक साथ रहते थे और काम करते थे। भोजन और अन्य संसाधनों का जो इस्तेमाल है वो मिलकर करते थे। अगर कोई भी एक परिवार के लोग हैं तो वो एक साथ ही रहेंगे, एक साथ ही काम करेंगे, और जो भोजन है वो अन्य संसाधनों का इस्तेमाल जो है, भोजन के साथ साथ जो सारे जो संसाधन होते हैं, जो हर किसी के लिए ज़रूरत होती है उनकी, वो मिलकर ही इस्तेमाल करते हैं। और पहले ही नहीं, आपने अभी भी देखा होगा, अभी भी इसी ऐसा ही होता है कि जो एक ही परिवार के लोग हैं वो एक साथ रहते हैं। और जब किसी के घर में पूजा या फिर अनुष्ठान या फिर कुछ यज्ञ कुछ भी होता है, तो क्या हवन, तो क्या होता है, सारे जो संबंधी हैं वो इकट्ठे होते हैं एक साथ ही। अनुष्ठान भी स्वयं ही संपादित करते थे। परिवार एक बड़े समुदाय का हिस्सा होते हैं जिन्हें संबंधी के नाम से जाना जाता है। इन्हें जाति समूह भी कहा जाता है, ठीक है। तो परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें किस नाम से, संबंधी के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होते हैं, जाति का समूह कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो परिवार के रिश्ते जो है वो नरसैंगिक, यानी कि नरसैंगिक का मतलब रक्त संबंधित माने जाते हैं। तो जो परिवार के जो रिश्ते होते हैं वो रक्त संबंधित माने जाते हैं, ठीक है। तो और जो है इसमें क्या होता है, कुछ जो रिश्ते हैं, कुछ रिश्ते जैसे कि भाई बहन, ठीक है, यानी कि चचेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन, यानी कि चाचा के बच्चे, यानी कि आपके कजन्स, ठीक है। और मौसेरे भाई बहन मतलब मौसी के बच्चे, ठीक है। ये सारे ऐसे जो रक्त संबंधित रिश्ते माने जाते हैं। और कुछ समाज में ऐसा नहीं होता, मतलब कुछ जो हैं, कुछ लोग तो मानते हैं कि जो ये चाचा के और क्या नाम है, मामा के बच्चे होते हैं, ये भी क्या नाम है, रक्त संबंधित होते हैं ये रिश्ते भी। पर कुछ लोग जो हैं वो ऐसा नहीं मानते, वो नहीं मानते कि ये रक्त संबंधित रिश्ते नहीं होते, वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो इतिहासकारों द्वारा परिवार बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इससे उनकी सोच का पता चलता है, यानी कि जो परिवार और बंधुता है, इस इन विचारों का जो है विश्लेषण किया जाना, यानी कि इनके बारे में एक जो है इनका एक एनालाइज किया जाना या जानकारी निकालना जो है वो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे ना उनकी सोच का पता चलता है, और इंसान की जो सोच है उससे उस इंसान के व्यवहार का पता चल जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते वाले हैं इससे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पितृवंशिकता व्यवस्था के आदर्श, ठीक है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक 3 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो पितृवंशिकता व्यवस्था के आदर्श अब हम सबसे पहले जान लेते हैं, इससे पहले, कि जो पितृवंशिकता व्यवस्था है वो होती क्या है। तो पितृवंशिकता जो व्यवस्था होती है, पितृवंशिकता व्यवस्था, पितृवंशिकता जो व्यवस्था है, व्यवस्था का पितृवंशिकता का अर्थ है उस वंश परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र और फिर पौत्र और फिर परपौत्र आदि से चलती है, ठीक है। तो मतलब इसका ये है कहने का साफ सीधे, कि जो कि पिता के बाद अगर कोई अभी राजा है तो उस, अगर मान लीजिए अभी यहाँ पर कोई इस सिंहासन पे बैठा है, तो उसके बाद इसका बेटा बैठ जाएगा, ठीक है। इस सिंहासन इसका बेटे का हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके बेटे का, यानी कि इसके पोते का, ठीक है, पुत्र और पोता, ठीक है। इस इसका बेटा और इसका पुत्र, ठीक है। फिर इसका बेटा, इसका पुत्र और इसका प्रपौत्र, ठीक है। इस तरीके से जो है ये वंश परंपरा चलती है। इसमें जो है वो लड़कियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है। तो इसमें जो है सिर्फ हर चीज़ में पुरुषों का ही अधिकार होता है, उन्हीं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो महाभारत जो है वो क्या थी, दो दलों यानी कि कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुई लड़ाई थी। लड़ाई का वर्णन है जिसमें पांडवों की विजय हुई, ठीक है। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, आप भी जानते होंगे। तो क्या है, महाभारत जो है वो दो दलों के बीच में जो भूमि और सत्ता को लेकर लड़ाई थी, ठीक है, वो थी जिसमें कि जो पांडव थे वो जीत गए और कौरव हार गए, ठीक है। जिसमें राजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र का जो अधिकार है वो संसाधनों पर हो जाता है। यदि राजा का कोई पुत्र ना हो तो ऐसी स्थिति में उसका भाई भी उत्तराधिकारी बन जाता है। तो मतलब कि
पितृवंशिकता जो व्यवस्था है उसमें जो है पुरुषों को ज़्यादा महत्व दी जाती है। और उसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई राजा है तो उसकी मृत्यु के बाद जो उसका बेटा है वो सिंहासन संभालता है, वो सत्ता संभालता है। पर हाँ, अगर उसका बेटा ना हो तब भी क्या नाम है, उसकी बेटी को कोई हक नहीं है कि वो संभाले, ना उसकी जो पत्नी है वो कर सकती है। उसके बाद क्या होता है, उसके भाई को उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। ठीक है, अगर उसका कोई पुत्र ना हो तो इस स्थिति में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विवाह के नियमों के बारे में। तो विवाह के नियम, ठीक है, पितृवंशिकता के कारण जो है पुत्र जो थे वो महत्वपूर्ण होते थे। पैतृक संसाधन, यानी कि पैतृक संसाधन का मतलब होता है पिता और माता। ठीक है, पिता और माता, पैतृक में माता और पिता दोनों आते हैं। ठीक है, तो पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता, किनका, पुत्रियों का। ठीक है, उनका विवाह कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का विवाह जो मतलब उनका विवाह जो होता है, जो स्त्रियां होती हैं उनका कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है उचित समय पर। मतलब कम उम्र में विवाह करके उचित समय और उचित आदमी, ये समझते हैं कम उम्र में विवाह करके कि उनका जो विवाह है वो उचित समय पर उचित आदमी से हो जाएगा। ठीक है, इस चक्कर में तो उचित व्यक्ति से किया जा सके। इसी सोच के जो प्रभाव के कारण जो है कन्यादान पिता का एक धार्मिक कर्तव्य बन गया। ठीक है, तो जो ये सोचते हैं कि कन्याओं का जो विवाह है वो कम उम्र में उचित आदमी के साथ और उचित समय पर कराना चाहिए, इसी सोच के कारण से जो कन्यादान है वो पिता का एक धार्मिक कर्तव्य जो बन गया। अब हम पढ़ेंगे विवाह के प्रकार के बारे में। तो विवाह के जो प्रकार थे वो कुल 8 प्रकार के विवाह थे, जिसमें केवल 4 ही उचित माने गए। ठीक है, बाकी 4 जो थे वो निंदनीय थे, यानी कि वो अच्छे नहीं थे। ठीक है, शायद ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों का पालन नहीं करते होंगे। तो जो 4 प्रकार के विवाह माने गए वो उचित थे, तो वो ऐसा कहा जाता है, ऐसा हो सकता है कि क्या नाम है, वो जो है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में दिए गए नियमों का पालन करते होंगे जो उचित माने गए, और जो उचित नहीं माने गए वो पालन नहीं करते होंगे नियमों का जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे 4 उचित प्रकार के विवाहों के बारे में। तो अंतर्विवाह, जो उचित प्रकार के 4 विवाह हैं, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा। जिसमें कि अंतर्विवाह में क्या है, वैवाहिक संबंध समूह के बीच, ठीक है, समूह के बीच होते हैं। बहिर्विवाह में वैवाहिक संबंध गोत्र के बाहर होते हैं, यानी कि एक ही गोत्र के 2 जने शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो भाई बहन माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष जो है वो अनेक पत्नियां जो हैं, जो शादी मतलब एक पुरुष जो है वो कई लड़कियों से शादी कर सकता है, यानी कई पत्नियां बना सकता है, तो वो एक बहुपत्नी प्रथा है। और बहुपति प्रथा, एक स्त्री जो है वो एक पति जो है वो रख सकती है, जैसे कि द्रौपदी अकेली थी जिनके 5 पति थे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। तो स्त्री का गोत्र, अब हम पढ़ेंगे स्त्री के गोत्र के बारे में। ठीक है, तो प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। ठीक है, जो गोत्र होगा वो एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। उस गोत्र के सभी सदस्यों को ऋषि का वंशज माना जाता है। प्रत्येक गोत्र में 2 महत्वपूर्ण नियम होते थे। ठीक है, पहला जो नियम होता था ये है कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता की जगह पति के गोत्र से जाना जाएगा, यानी कि स्त्रियों का जो है विवाह के बाद उनका गोत्र बदल जाएगा, पिता के स्थान पर उनको पति के गोत्र से जाना जाएगा। एक ही गोत्र के सदस्यों के जो मध्य वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको ऊपर भी बताया था। अब हम पढ़ते हैं, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? तो माताएं, तो अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम माताएं महत्वपूर्ण थी ये जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मातृवंशिकता व्यवस्था होती क्या है। मातृवंशिकता का अर्थ होता है उन वंश परंपरा से है जो माँ से जुड़ी होती है या फिर माताओं से जुड़ी होती है। ठीक है, तो क्या है, जो सातवाहन शासकों में अनेक राजा थे, सातवाहन राजाओं को अनेक मात्र नाम से चिन्हित किया जाता था, जैसे कि गोमती पुत्र श्री सातकर्णी, और क्या नाम, ऐसे बहुत सारे क्या नाम है नाम थे जैसे हैं। तो इनको क्या नाम है माताओं के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ही मैंने आपको बोला गोमती पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, गोमती का पुत्र। ठीक है, ऐसे
तो माताएं महत्वपूर्ण थी, इससे तो हमें पता चल गया कि माताएं जो थी वो महत्वपूर्ण थी। पर परंतु हमें सावधानी से निष्कर्ष तक पहुंचना होगा, क्योंकि सातवाहन के संदर्भ में ये जानकारी पहले ही सातवाहनों के संदर्भ में ये जो जानकारी है वो स्पष्ट है कि सिंहासन उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था। इसका मतलब ये है कि जो माताएं तो महत्वपूर्ण थी, ठीक है, परंतु जो वहाँ पर सिंहासन का उत्तराधिकार होता था वो पितृवंशिक होता था, ठीक है, यानी कि वही जो पिता से जुड़ी होती है वही परंपरा, ठीक है, ये पितृवंशिकता होती थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम चैन पेज को भी फॉलो कर लीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।